हेलो दोस्तों, शुभरात्रि हिंदी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की एक कहानी हमें सूरज जी ने भेजा है। उनका कहना है कि जो नरभक्षी होते हैं या फिर जिसको हम आदमखोर के नाम से जानते हैं, उन नरभक्षी से सामना हुआ था सूरज जी और उसके दो दोस्तों के साथ। घटना थोड़ी पुरानी है लेकिन ये एक सच्ची घटना है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं कहानी की अंत तक पढ़ा तो डर से मेरे पसीने छूट गए। आप भी अंत तक सुनिए, ये घटना बहुत ही डरावनी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं सूरज जी की शब्द में उस डरावनी कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है। ये कहानी उस भयानक रात की है जब हमने हमारी मौत को करीब से देखा था। ये कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1990। मैं और मेरे दो दोस्त रमेश और सुरेश ने प्लान किया था कि हम 31 दिसंबर को नाने घाट में कैंपिंग करेंगे और नए साल का पहला दिन वो जगह एक्सप्लोर करेंगे। हम कल्याण से रात 9 बजे निकले थे। उस रात कार मैं चला रहा था। रात के वक्त हाईवे वीरान दिख रहा था। बीच बीच में बैलगाड़ी या साइकिल वाले दिख रहे थे। कार चलाते चलाते हमने शिवालय क्रॉस किया। फिर हमें भूख लगने लगा। हम ढूंढने लगे कि रोड साइड में कोई होटल या रेस्टोरेंट दिखता है या नहीं। वो दौर था 1990 का। तब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए हाईवे पर रेस्टोरेंट तो ज्यादा नहीं थे, मगर गाँव के आसपास छोटे ढाबे जरूर हुआ करते थे। हमें हाईवे की लेफ्ट साइड में एक पुराना घर दिखाई दिया। वहाँ पर ढाबे का बोर्ड लगा हुआ था और बाहर की लाइट भी चालू थी, पर दरवाज़ा बंद था। हमने सोचा कि अंदर कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। मैंने कार रोड साइड में लगाई और हम तीनों ढाबे की ओर चल दिए। ढाबे की दरवाजे पर अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। हम धीरे से अंदर गए और देखा कि अंदर कोई नहीं था, पर चूल्हा जल रहा था और उस पर कुछ पक रहा था। और एक बात हमें अजीब लगी, उस ढाबे में बिग साइज का फ्रीज़र था, जिसके उस छोटे ढाबे पर ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे ये जगह अजीब लग रही है, कोई और ढाबा या होटल ढूंढ लेंगे। सुरेश ने भी मेरे हाँ में हाँ मिला दी थी, पर रमेश बोला कि तुम दोनों जानते हो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और जब भूख लगती है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, और इस वीरान सड़क पर मुझे नहीं लगता कि कोई और ढाबा होगा, तो थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद हम ढाबे में रखे पलंग पर इंतज़ार करने लगे। तकरीबन 10 मिनट बीत गए थे। इन 10 मिनट में सुरेश पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाकर आ गया। उसने हमें बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, पर घर के पीछे कटे हुए इंसानी बालों और कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। लगता है ये जगह किसी सैलून का शॉप रही होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर हम तीनों ढाबे से बाहर निकले और कार की तरफ चल दिए। जैसे ही हम कार के पास पहुंचे और हमने डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज़ आई, बिना भूख मिटाए ही यहाँ से जा रहे हो? हमने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक ड्रेस में एक सुंदर लड़की थी जो ढाबे के आंगन से हमें आवाज़ दे रही थी। फिर हम वापस मुड़कर उस ढाबे में गए। अंदर उस लड़की के साथ एक दाढ़ी वाला आदमी था। उसकी शक्ल किसी तांत्रिक जैसी थी। उस आदमी ने कहा कि यहाँ सिर्फ नॉन वेज ही मिलेगा। रमेश सुरेश ने मटन मंगवाया और फिर मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था। खाने का ऑर्डर देने के बाद हमने उस आदमी से कहा कि हम हमारे कार में बैठकर थोड़ी देर ड्रिंक करेंगे, उसके बाद आकर खाना खाएंगे। उसने कहा कि आप यहाँ बैठकर भी पी सकते हैं। फिर मैं गाड़ी में से हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आया। ड्रिंक करते हुए उस आदमी से भी हमने थोड़ी बातचीत की। उसने खुद का नाम अधीरा और लड़की का नाम वसुंधरा बताया और कहा कि वो पास ही गांव में रहते हैं और बस समय बिताने और शौक पूरा करने के लिए ढाबा चलाते हैं। हमारे ड्रिंक ख़त्म करने तक टेबल पर हमारे लिए प्लेट्स लगा के रखी थी। खाने के टेबल पर बैठते वक्त मैंने एक बात नोटिस की। अधीरा और वसुंधरा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी वो मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं थी। खाना खाते वक्त रमेश ने पूछा कि ये मटन के पीस इतने बड़े क्यों है, तो अधीरा ने अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया कि बड़े टुकड़े खाने में ही मज़ा आता है, यहाँ हमेशा बड़े टुकड़े ही परोसे जाते हैं।
हम खाना खाने और बातचीत करने में व्यस्त हो गए। उस वक्त हम काफी नशे में थे। तभी मैंने उन दोनों को जल्दी जल्दी में ढाबे से बाहर जाते देखा, पर नशे की वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से हंसी मजाक में बिजी हो गया। हम तीनों में सिर्फ सुरेश ही ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए खाना खत्म करने के बाद मैंने सुरेश से कहा, तुम बिल दे आओ, हमें जल्दी निकलना है। फिर सुरेश अधीरा को ढूंढने लगा। उसने ढाबे की आसपास चेक किया, पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाया, पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। और फिर हम दोनों ने भी ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच उस जगह कहीं से धुआं आने लगा। हमें घबराहट सी होने लगी और डर के मारे हम तीनों कार की ओर दौड़े। और जब कार के दरवाजे खोले तो पीछे से फिर आवाज आई, तुम्हारी भूख मिट गई, हमारी भूख का क्या। यह आवाज सुनते ही हम तीनों झट से पीछे मुड़कर देखा और उस वक्त हमारे सामने जो भयानक नजारा देखा था उसे याद कर आज भी हमारी रूह कांपती है। सामने खड़ी उस लड़की वसुंधरा के चेहरे पर खून लगा हुआ था और सबसे भयानक बात, उसके हाथों में एक कटा हुआ इंसान का सिर था और वसुंधरा की बगल में अधीरा भी खड़ा था, जो कि एक हैवान की तरह खून में नहाया हुआ था और उसके हाथ में एक कटा हुआ इंसानी हाथ था, जिसे वो बार बार अपने दांतों से किसी जानवर की तरह तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ये सब देखकर डर के मारे हमारी तो हालत खराब हो गई थी। हम तीनों फट से गाड़ी में बैठे और मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, पर हमारी नजरें उन दोनों पर ही थी। वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, जैसे कि हम उनका शिकार है। उस वक्त बैड लक से हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और वो दोनों हमारे कार के आसपास मंडराने लगे। वो शैतान गाड़ी के छत पर चढ़कर जोर जोर से कूदने लगा और वो चुड़ैल औरत गाड़ी के बोनट पर चढ़कर कांच के ऊपर मारने लगी। कांच बस टूटने ही वाला था। मैंने एक लंबी सांस भरी और दिल से हनुमान जी का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी यू टर्न मार के कल्याण की ओर भगाई। वो दोनों जानवरों की तरह गाड़ी के पीछे भागने लगे थे। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो शैतान जानवर की तरह दहाड़ रहा था। काफी लंबी दूरी तक उन्होंने हमारा पीछा किया। बाद में वो दोनों अचानक गायब से हो गए। उस भयानक नज़ारे को देखने के बाद हम घर वापस लौट गए और सुबह तक रमेश के घर रुके। सुबह होते ही अपने अपने घर लौट गए। तो दोस्तों, ये भयानक मंजर से वो लोग तो निकल गए थे। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? नीचे कमेंट कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक हॉरर स्टोरी लेके। तब तक के लिए शुभ रात्रि।